नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन पे पूरी फोकस के साथ लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्विक रिवीजन। ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास का रिवीजन करेंगे। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। ये सारे फैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए और कम टाइम में कंप्लीट रिवीजन होगा एंशियंट इंडिया का, प्राचीन भारत का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्राचीन भारत, ये हम देखेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं इसको, प्री हिस्टोरिक पीरियड को, प्री हिस्टोरिक पीरियड को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल होता है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में पूरा पसार काल बोलते हैं, पूरा पसार काल। इसको पेलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है। और फिर या मेसोलिथिक पीरियड, फिर नियोलिथिक पीरियड आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसको 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल आता है, पोस्ट वैदिक पीरियड। इसको 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। ये डेट याद रखिएगा कि प्रारंभिक वैदिक काल है तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है पोस्ट वैदिक पीरियड तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर हम देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है और स्थल है उसके बारे में कि भीमबेटका है पूरा पसार काल का है, ये पेलियोलिथिक एज का है, जिसमें भीमबेटका गुफा चित्र का वर्णन है। मध्य पसार काल में क्या मिलता है, मेसोलिथिक पीरियड में सराय नाहर राय महदहा में है। यहाँ पे आप मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला है। अगर एग्जाम में आ जाए कि मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ मिला है तो सराय नाहर राय महदहा में है, ये यूपी में है। चौपानी मांडो में वन धान का प्रमाण मिला है। आदमगढ़ बागौर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखेंगे नौ पसार काल। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, ये ओनली रिवीजन पर्पज से है, तो जो रिवीजन करना चाहते हैं इस वीडियो को आप देख सकते हैं। 9 पसार काल है जो नियोलिथिक पीरियड है। इस काल की प्रमुख देन क्या है, कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। ये अगर एग्जाम में आए कि कृषि का विकास किस काल में हुआ, आग का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ और पहिए का आविष्कार किस में हुआ, तो नियोलिथिक पीरियड में हुआ है, 9 पसार काल में हुआ है। ये कुछ प्लेस है नियोलिथिक पीरियड के। कोल्डिहवा, ये यूपी में है, यहाँ पे सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम, यहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला है। चिरांद कहाँ है, ये बिहार में है। पशु हड्डी तथा हिरण के सिंग का उपकरण यहाँ पे मिला है। संगन कुल्लू, पिकलीहल, उतनूर, ये यहाँ पे राख के टीले का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज पीरियड भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज पीरियड भी इसको हम बोलते हैं। इसका तो जो सर्व सम्मान्य तिथि है वो ये 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार पूछा जाता है कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नॉर्थ में कौन है, उत्तर में मांडा है चिनाब नदी के तट पे, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। साउथ में कौन है, दक्षिण में डैमाबाद है, ये गोदावरी के तट पे, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और पूर्व में कौन है, ईस्ट में है आलमगीर, ये हिंडन नदी के तट पे है और यूपी में है ये। पश्चिम में कौन है, वेस्ट में सुतका जुंडर है, ये है पाकिस्तान में, दास तट पे पाकिस्तान में है ये अभी। फिर हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है, मांटगोमरी जिला में है, ये पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है किस नदी के ऊपर है, किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे था, बाएं तट पे, याद रखिएगा रावी नदी। और इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी है, 1921 में इसका खोज किया गया। तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, फिर मोहनजोदारो की खोज हुई थी। यहाँ पे क्या क्या मिला है, विशाल अन्नागार है, सावधान R37 है, नृत्य मुद्रा का खंडित धर है, और आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। फिर मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो कहाँ है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में। ये सिंधु नदी के, इंडस नदी के किनारे हैं और ये रावी नदी के किनारे हैं। इसके कौन है खोजकर्ता, राखालदास बनर्जी है, ये 1922 में था। तो क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि पहला पूछ देता है, तो पहला हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो में क्या क्या मिला है, यहाँ बृहत स्नानागार मिला है और विशाल अन्नागार यहाँ भी मिला है, विशाल अन्नागार यहाँ भी मिला है और यहाँ भी मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ मोहनजोदारो में मिलती है, और यहाँ नृत्य मुद्रा का खंडित धर ये हड़प्पा में मिला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान योगी का चित्र मिला है जिसके 3 मुख है। इनके कितने मुख है, 3 मुख है।
लोथल, लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पे है और ये अहमदाबाद गुजरात में है। इसके खोजकर्ता थे, उत्खननकर्ता एस.आर. राव, और ये कब हुआ? 1955 में। यहाँ पे 3 युगल समाधिकरण मिला है, डाक यार्ड मिला है, गोदीबाड़ा जिसको बोलते हैं, मनके बनाने के कारखाने यहाँ मिले हैं और हाथी दांत का पैमाना यहाँ पे मिला है। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? कच्छ का रण में है, गुजरात में है, और इसके उत्खननकर्ता है R.S. बिस्ट, 1990-91 में है, और J.P. जोशी सबसे पहले लेकिन किए थे कब? 1967-68 में। तो यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था है, शैलकृत जलकुंड है और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी है। तो ये आता है उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ पे था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये धौलावीरा में था, ये याद रखिएगा। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में है, और बीबी लाल बीके थापड़ इसके उत्खनन करता है और 1961 में ये उत्खनन किया गया था इसको। कच्ची ईंटों के बने भवन यहाँ पे मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ पे, ये याद रखिए कि जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में। भूकंप आने के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं और प्रायः सभी घरों में कुएं हैं, वहाँ पे? कालीबंगन में। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? ये घग्गर या सरस्वती नदी के तट के किनारे हैं, हिसार हरियाणा में। सूरजभान इसका उत्खनन करता है और भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ये याद रखिएगा कि इंडिया में अगर पूछे कि सबसे बड़ा सैंधव स्थल कहाँ है तो राखीगढ़ी है, ये राखीगढ़ी है। बनावली, बनावली फतेहाबाद हरियाणा में है, R.S. बिस्ट इसका उत्खनन करता है और ये 1973-1974 में था, और यहाँ पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति मिली है। ये कंफ्यूज नहीं होता है, यहाँ पे हल की प्रतिकृति मिली है, मतलब हल का इमेज मिला है कहाँ? बनावली में। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये कालीबंगा में। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। रोपड़, रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता है और 1953-56 में हुआ था इसका, और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ मिला है। कहाँ पे मिला है? रोपड़ में। अब हम देखेंगे वेद, वेद कितने हैं? वेद टोटल 4 हैं, और अगर आप एग्जाम में वेद त्रयी आ जाए तो वेद त्रयी, त्रयी मतलब 3, तो 3 ही बताना है। वेद त्रयी कौन कौन है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है, तो लास्ट वाला आप काउंट नहीं कीजिएगा अगर वेद त्रयी पूछता है। और लेकिन कुल संख्या कौन है? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये आता है संकलन करता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है इसके। वैदिक आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत है, और सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, और स्टार्टिंग में ऋग्वेद के 2 से 7 ही मंडल थे, बाद में 1 और 8, 9, 10, 1, 8, 9, 10 इसमें जोड़े गए हैं। तो ये भी आता है एग्जाम में कि स्टार्टिंग में कितने मंडल थे ऋग्वेद में? तो 2 से 7 ही मंडल थे। बोगाज कोई अभिलेख में उल्लिखित वैदिक देवता कौन कौन है? बोगाज कोई में, तो इसमें इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नास्त्य है। ऋग वैदिक कालीन महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो सबसे ज़्यादा ऋग वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है, इनकी 250 बार उल्लेखित है नाम। अग्नि दूसरे नंबर पे, इनका 200 बार नाम उल्लेख है ऋग्वेद में, तो इंद्र और अग्नि है। ऋग्वेद के मंडल देख लेते हैं, कभी कभी आ जाता है किस मंडल में कौन कौन सा है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, तृतीय जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि तृतीय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या है कि ये विश्वामित्र ने इसकी रचना किया है, और इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है, आता है गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र का आविष्कारक कौन थे? तो विश्वामित्र हैं, और ये किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। चतुर्थ इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ में कौन किए हैं? वामदेव इसके संकलन करता है, रचना करता है, और इसमें कृषि से संबंधित मंत्र है। इसी तरह पंचम अत्रि है, षष्ठम भारद्वाज है, सप्तम इंपॉर्टेंट है, ये वशिष्ठ के द्वारा वर्णन है, और ये दास राग युद्ध जो हुआ था उसका इसमें वर्णन है, किसमें? सप्तम मंडल में, 7वें मंडल में इसका वर्णन है। 8वां मंडल कर्ण और अंगिरस ने किया है। 9वां ऋषिगढ़ ने किया है, और 100 मंडल इसी में वर्णन है। 100 मंडल किस मंडल में है? 9th में है, 9th में, याद रखिएगा। 10वीं में क्या है कि विमदा, इंद्र, सची व अन्य ने इसका संकलन करता है, और इसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त में भी है चारों वर्ण, जो वर्ण होते हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन इसमें मिलता है पुरुष सूक्त में। तो ये याद रखिएगा, 2-3 है इंपॉर्टेंट। वैदिक साहित्य का विकास अब हम लोग देखेंगे। संहिता, संहिता जो वेद हैं, जो चारों वेद हैं उसको संहिता भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कभी कभी अरेंज करने का आता है कि ऋग्वेद, इन चारों को आपको अरेंज कीजिए पीरियड वाइज। तो ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद के बाद सामवेद नहीं आया है, ऋग्वेद के बाद क्या आया है? यजुर्वेद आया है, यजुर्वेद के बाद सामवेद है, और सबसे लास्ट में अथर्ववेद है। ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको बोलते हैं? संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ, मतलब जो ये वेद लिखे गए हैं इसके भाष्य के रूप में, मतलब इसको डिक्टेट किया हुआ है, तो उसको ब्राह्मण, उस ग्रंथ को बोलते हैं हम ब्राह्मण। आर्यक, आर्यक किसको बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई है। उपनिषद, उपनिषद को आर्यक का विशिष्ट भाग है, जो भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। तो आता भी है एग्जाम में कि भारतीय दर्शन के स्रोत कौन है? तो उपनिषद है, उपनिषद। वेद और उपवेद हम देखेंगे कि ऋग्वेद है,
तो ऋग्वेद के उपवेद कौन है? आयुर्वेद। आयुर्वेद आता है एग्जाम में कि आयुर्वेद किस वेद से रिलेटेड है, तो ये ऋग्वेद से है। और इसके ऋत्विक कौन है जो इसके डिस्कशन किए हैं, इसके मतलब डिस्कशन किए हैं, ये होता, इनको होता बोलते हैं। और संकलन क्या है? ऋचाओं का ये संकलन है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर कौन से हैं? धनुर्वेद। धनुर्वेद आएगा तो यजुर्वेद से रिलेटेड है। और अध्वर्यु इसके रचयिता है और यज्ञ कर्म से ये संबंधित सूक्त है। सामवेद, तो सामवेद में का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और ये सामवेद का ऋत्विक कौन है? उद्गाता इसको बोलते हैं और ये गीतों का संकलन है। अथर्ववेद, ये अथर्ववेद के अंदर कौन सा है उपवेद? शिल्प वेद है और ब्रह्मा इसको डिक्टेट किए हुए हैं। और इसमें तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय है बताए गए हैं। तो ये सारे भी याद रखना है आप में। ये है मूल वैदिक साहित्य को समझाने हेतु 6 वेदांग ग्रंथ की रचना की गई है। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है, छंद है, व्याकरण है, ज्योतिष है। ये 6 है, 6 नाम याद रखिएगा। अब हम देखेंगे वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, उनका अभी का क्या नाम है और प्राचीन नाम क्या था। ये कभी कभी मैचिंग में आ जाता है कि पुराने नाम को नए नाम से बताओ, तो ये याद रखिएगा। झेलम, झेलम का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। चिनाब, चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी। रावी का पुराना नाम है परुश्री। ब्यास का पुराना नाम है बिपाशा। सतलज का पुराना नाम है सतुद्री। गंडक का पुराना नाम है सदा नीरा। काबुल का पुराना नाम है कुब्भा। कुर्रम का पुराना नाम है कुर्मु। गोमल का पुराना नाम है गोमती। घग्गर का पुराना नाम है दृश्यदती। और स्वात का पुराना नाम है सुवास्तु। तो ये इंपॉर्टेंट है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंडक, ये 4-5 इंपॉर्टेंट है, तो इसके नाम आपको याद रखने होंगे। तो ये ट्रिक लगा लीजिएगा। झेलम तो जे से झेलम और वितस्ता तो जेवी लिख दीजिएगा, वितस्ता जेवी। चिनाब से अस्किनी तो सी ए, इसका सी ए हो जाएगा। रावी से परुश्रणी तो ये कर सकते हैं आर पी। ब्यास से बिपाशा तो ये सिमिलर नाम लग रहा है। सतलज से सतुद्री, इसका भी ये सिमिलर नाम लग रहा है। तो आप अपना अपना ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 वर्ड मिला देंगे आप तो ऐसे ईजी रहता है याद करना। ये है ये बस याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्नीन का उल्लेख किया गया है। तो कितना? 12 है, नाम नहीं आता है, 12 बस याद रखिए आप लोग। षोडश संस्कार, ये जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार हैं, ये याद रखिएगा बस। बाकी तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, आप ये देख सकते हैं। 16 संस्कार होते हैं। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया है? 4 आश्रम जो है वो जबला उपनिषद में किया गया है। ये याद रखिएगा। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ, फिर लास्ट में संन्यास। तो ये 1 2 3 4, तो ये कहाँ उल्लेख किया गया है? जबला उपनिषद में किया गया है। विवाह के प्रकार, ये विवाह के प्रकार बताए गए हैं, 8 है, ये याद रखिएगा। राक्षस, पिशाच, ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, ये 8 विवाह। वेद, और वेद के ब्राह्मण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ऋग्वेद, ऋग्वेद में कौन कौन ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है? तो इत्रय है और कौस्तकी है, संखायन भी इसको बोलते हैं। तो इसको आप एक के से याद रखिएगा। ऋग्वेद का एक के, ए से इत्रय, के से कौस्तकी। और आरण्यक कौन सा है? इत्रय है, कौस्तकी है। ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है। उपनिषद की बात की जाए तो इत्रय है, कौस्तकी है। और विशेष इसमें क्या है कि इत्रय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। तो ये आता भी एग्जाम में कि राजसूय यज्ञ और जो चारों युग है वो किस में उल्लेखित है? तो ये इत्रय ब्राह्मण में उल्लेखित है। यजुर्वेद, यजुर्वेद से कौन कौन से ब्राह्मण जुड़े हुए हैं? तो तित्रय है और सतपथ है। इसका आप एस टी से याद रख सकते हैं। एस से सतपथ, टी से तित्रय। और सबसे बड़ा यही है, सतपथ ब्राह्मण ही सबसे बड़ा ब्राह्मण है, इन चारों वेद में सबसे बड़ा ब्राह्मण है। और यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद भी आता है, शुक्ल यजुर्वेद भी आता है। तो कृष्ण यजुर्वेद में काठक है, कपिष्टल है, मित्रायणी है, तित्रय है। और शुक्ल में कण्व है, वाजसैनी संहिता, ये याद रखिएगा कि शुक्ल में वाजसैनी संहिता है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है। जल प्लावन की कथा, विधेय माधव की कथा, पुरर्वा उर्वशी आख्यान का उल्लेख है। ये शतपथ ब्राह्मण में विशेष वाला भी इंपॉर्टेंट है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। किसमें? कठोपनिषद में। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद देता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में है स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार। सामवेद, सामवेद का ये शाखा है कौथुम, रणनीय, जैमिनीय। ये इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण। पंचविंश है, छांदोग्य है, जैमिनी है, षड्विंश है। और इसका विशेष क्या है कि
छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम जाबला कथा है और उद्दालक आरुणी व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख इसमें मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में भी है। इसमें छांदोग्य उपनिषद में कितने हैं? 3 ही हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है। लेकिन चारों उपनिषद का आश्रम का देखा जाए तो किसमें है? जबला उपनिषद में है। अथर्ववेद के कौन है? ब्राह्मण गौपथ, ये गौपथ याद रखिएगा। और इसमें विशेष है कि सत्यमेव जयते किसमें है? मुंडको उपनिषद में है, मुंडको उपनिषद में है। और सबसे छोटा उपनिषद यही है, मुंडको उपनिषद ही है। तो ये याद रखिएगा, सत्यमेव जयते किसमें है? मुंडको उपनिषद में। जैन धर्म, अब जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। इसके प्रतीक चिन्ह कभी कभी पूछ देता है, तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। ऋषभ बदेव का जैसे वृषभ है, अजीत नाथ का हाथी है, संभवनाथ का अश्व है, अभिनंदन का बंदर है, सुमतिनाथ का क्रोंच पक्षी है, पद्म प्रभु का कमल है, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, चंद्र प्रभु का अर्धचंद्र है, पुष्पदत्त मकर है, शीतलनाथ का श्रीवस्त्र है, श्रेयांशनाथ का खड़ग गेंडा है, वासु पूज्य का भैंसा है, बीमलनाथ का वराह है, अनंतनाथ का बाज है, धर्मनाथ का वज्रदंड है, शांतिनाथ का हिरण है, कुंभनाथ का बकरा है, अर्हनाथ का मत्स्य है, मल्लीनाथ का कलश है, मुनि सुवर्त का कछुआ है, नामीनाथ का नीला कमल है, अरिष्ट नेमी या नेमीनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर का सिंह है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो महावीर का क्या है? सिंह है, शेर। और पार्श्वनाथ का जो 23 है उनके सर्प है, सांप। ये याद रखिएगा। ये महावीर स्वामी का परिचय हम देखेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल है कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में है। ये बिहार में है। पिता का नाम इनके था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला अथवा विदेहदत्ता, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि लिच्छवी की पुत्री थी, नहीं, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, सिस्टर थी। ये कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री अरुणज्या अथवा प्रियदर्शना है। दामाद एवं प्रथम शिष्य जमाली, इनका दामाद कौन है? जमाली है। और आता है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो यही है, जमाली। ज्ञान प्राप्ति इनका कहाँ हुआ था? जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इसलिए जैन धर्म में साल वृक्ष को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? इन्होंने राजगृह में दिया था, बराकर नदी के तट पे। उपदेश किसमें दिया था इन्होंने? प्राकृत भाषा में, जो अर्ध मगधी भी कहते हैं इसको। इनका मृत्यु हो गया था 527 ईसा पूर्व, पावा में, मल्ल गणराज्य के षष्ठीपाल के राजप्रसाद में। तो मल्ल गणराज्य के में हुआ था इनका। जैन धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन संप्रदाय है वो 2 भागों में बट गया था। कौन कौन? श्वेतांबर है और दिगंबर है। जो अस्थुलभद्र के शिष्य हुए वो श्वेतांबर कहलाए, अस्थुलभद्र, और भद्रबाहु के जो शिष्य हुए वो दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के साथ ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये इनके साथ मैसूर चले गए थे लास्ट के अपने जीवन में, साउथ में। तो याद रखिएगा किसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन की दीक्षा ली थी? तो कौन है? भद्रबाहु। ये दिगंबर के हैं और अस्थुलभद्र श्वेतांबर के हैं। ये भी 2 पार्टों में है। पुजेरा डेरावासी है और स्थानकवासी। ये आता है स्थानकवासी, डेरावासी किससे रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। दिगंबर भी 5 पार्टों में बट गया था: 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी, गुयान पंथी, तोता पंथी। याद रखिएगा। जैन धर्म का विश्वास किसमें किसमें है? तो ईश्वर की मान्यता नहीं, ईश्वर की मान्यता में ये विश्वास नहीं रखते हैं। आत्मा में विश्वास रखते हैं। ये पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास है इनका, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेदों की औपनिषदता स्वीकार नहीं है, वेदों का ये स्वीकार नहीं किए हैं, और ईश्वर की भी मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा में, सोल में विश्वास है और पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास रखते हैं। जैन संगतियाँ 2 हुई है। जैन संगतियाँ 2 हुई है। एक प्रथम हुई है 300 ईसा पूर्व में, कहाँ? पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थुलभद्र। द्वितीय हुआ है 512 ईस्वी में, ये बल्लभी में हुआ है। बल्लभी कहाँ है? गुजरात, ये गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष हैं देवधरीगण या क्षमा श्रवण, ये अध्यक्ष भी याद रखिएगा। अब हम बौद्ध धर्म देखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन देखेंगे हम। यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, अब जो नेपाल में है। पिता का नाम सुशोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी या महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। पालन कौन किया है? क्योंकि इनकी माता जी का जल्द देहांत हो गया था, तो इनका पालन किया है इनकी मौसी ने, जो इनका नाम है प्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा है, शाक्य कुल की है। पुत्र का नाम राहुल है।
ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? उरुवेला बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। तो बौद्ध में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था इनका, और जैन में साल वृक्ष के नीचे। तो ये भी बोध गया कहाँ है? ये बिहार में है। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्तन भी बोलते थे। ये मृगदाव है और ये कहाँ है? बनारस, बनारस जिले में है। बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी ही थी प्रजापति गौतमी। मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु स्थल कहाँ है? मल्लों की राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और इनका उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में है। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक हम देखेंगे, घटना और प्रतीक। गर्भ, ये गर्भ जब थे उनका प्रतीक है हाथी है। जन्म हुआ था तो कमल एवं बैल है प्रतीक। महाविनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, इनका प्रतीक है अश्व, घोड़ा है। निर्वाण, ज्ञान का प्रतीक कौन है? पीपल वृक्ष है। धर्म चक्र प्रवर्तक, प्रथम उपदेश जो दिए थे ये चक्र है इसका प्रतीक। और महापरिनिर्वाण मृत्यु, इसका प्रतीक कौन है? स्तूप है। तो ये याद रखिएगा। महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? गृह त्याग को। निर्वाण बोलते हैं ज्ञान को, और महापरिनिर्वाण बोलते हैं मृत्यु को। तो ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और ये प्रतीक भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका त्रिपीटक है बौद्ध धर्म का भी। कौन कौन? सुत पीटक है, विनय पीटक है और अभिधम पीटक है। सूत पीटक के संकलनकर्ता कौन है? आनंद है। विनय पीटक का है उपाली द्वारा, और अभिधम पीटक है मोगालीपुत 30। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? एक तो खुद बुद्ध है, दूसरा धम्म है और तीसरा संघ है। 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में। एक दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध ज्ञामनी प्रतिपदा। दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिका मार्ग है। ये आता है एग्जाम में कि अष्टांगिका मार्ग किससे रिलेटेड है? तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो अष्टांगिका मार्ग क्या है? दुखों से मुक्ति का ये उपाय है। कौन कौन है अष्टांगिका मार्ग में? 8 है। सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि। बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई है? तो 4 हुई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम पहला कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी। राजगिरी कहाँ है? बिहार में है। और इसके अध्यक्ष हैं पूर्ण महाकश्यप इसके हैं। और किसके शासक के टाइम में हुआ था? तो अजात शत्रु के टाइम में हुआ था। द्वितीय सेकंड हुआ था 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, वैशाली में, बिहार में। और इसके अध्यक्ष है सर्वकामी, और काला शोक के टाइम में ये हुआ था। तृतीय थर्ड हुआ था 247 ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में। इसके अध्यक्ष है मोगालीपुत्र 30, और अशोक के टाइम में हुआ था। अशोक के टाइम में कौन सा हुआ था? थर्ड बौद्ध संगति हुई थी। फोर्थ हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे। और कनिष्क के टाइम में ये हुआ था, फोर्थ बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म की मान्यता क्या है? इनकी क्या क्या मान्यता है? अभी हमने देखा, ये याद रखिएगा। पहले हमने जैन धर्म का देखा है, अभी बौद्ध धर्म का। तो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, जबकि जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व का विश्वास है। वैदिक कर्म कांड का विरोध है, जैन में भी है। वेदों की अपरुषता का विरोध, जैसा कि जैन में भी है। और कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास। तो जैन में और बौद्ध में क्या क्या मिलता है कि कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में ये विश्वास रखते हैं। और इसका वैदिक कर्म कांड का विरोध जो वो भी करता है, जबकि वो आत्मा में विश्वास करते हैं जैन वाले, और बौद्ध वाले आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, जैन और बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का विभाजन, तो बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ है? द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ है। कौन कौन? अस्थावीर या थेरवादी, और महासांगिक या सर्वासितवादी बोलते हैं इसको। और चतुर्थ बौद्ध संगति में कौन कौन सा हुआ है? हीनयान, महायान में कन्वर्ट हो गए हैं ये दोनों। कब हीनयान महायान किस में हुए हैं? फोर्थ बौद्ध सम्मेलन में हुआ है। महाजनपद अब देखेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए थे। तो कितने महाजनपद थे? ये 16 महाजनपदों का उल्लेख है किसमें? एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय, कौन सा है? अंगुतर निकाय, इसमें है। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें है। तो ये याद रखिएगा कि अंगुतर निकाय किससे है? बौद्ध ग्रंथ से। भगवती सूत्र किससे है? जैन ग्रंथ से। तो दोनों में 16 महाजनपद का उल्लेख है। 16 महाजनपद कौन कौन है और उसकी राजधानी क्या है, ये हम देखेंगे। अंग की राजधानी है चंपा। अस्मक की राजधानी है पैठन या पुटान। अवंती, ये उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है? महिष्मती। गांधार की राजधानी है तक्षशिला या पुष्पकलावती। कंबोज की राजधानी है हाटक या राजपुर। मगध की राजधानी है गिरिव्रज या राजगिरी। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। वज्जी की राजधानी है वैशाली। चेदी की राजधानी है सुक्तिमती या सोतिवती। काशी की राजधानी है वाराणसी। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। मल की राजधानी है कुशीनारा व पावा। दो जगह इसकी राजधानी है, कुशीनारा भी और पावा। कुशीनारा अभी यूपी में है और पावा कहाँ है? ये बिहार में है अभी के टाइम में। पांचाल का है
अहिछत्र उत्तरी पंचाल की और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। सूरसेन इसकी राजधानी है मथुरा। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो ये राजधानियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी कौन सी राजधानी है ये याद कर लीजिएगा। बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य कौन कौन से हैं? तो ये है वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिये, कपिल वस्तु के शाक्य, पिपली वन के मौर्य, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम और सुमसुमार गिरी के भग। मगध वंशावली, ये हम मगध वंशावली देखेंगे जो मगध राज्य पे राज्य किए हैं। सबसे पहले कौन है? हर्यक वंश है, ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व है। फिर इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, इन्होंने 412 से 344 ईसा पूर्व राज किया। फिर नंद वंश आता है, ये क्रम क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। नंद वंश 344 से 322 है। इसके बाद आता है मौर्य वंश, ये 322 से 184 ईसा पूर्व है। फिर आता है शुंग वंश 184 से 75 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक, और कण्व वंश 75 से 30 ईसा पूर्व तक राज करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश तक याद रहता है, उसके बाद दो लगभग नहीं याद होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। शुंग वंश, इसके बाद कण्व वंश का शासन था। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था तथा अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। अंतिम था वृहद्रथ था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तब आता है अशोक, दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालिशुक, फिर देवबर्मन, फिर सतधनवन, फिर बृहद्रथ। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं होती है इंपॉर्टेंट। अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया। अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली, और किसके द्वारा ली ये मैंने बताया था, भद्रबाहु कौन थे? दिगंबर जो जैन धर्म था उसके ये प्रवर्तक थे। भद्रबाहु के साथ ही श्रवण बेलगोला चले गए थे। श्रवण बेलगोला कहाँ है? साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में मैसूरू में है, मैसूर के पास है। और श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना द्वारा शरीर त्याग दिया। ये सल्लेखना विधि किसमें है? ये जैन धर्म में है। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। कितने? 305 में। सेलुकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जो मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। तो इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेतर का सेनापति था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सम्राट का नाम क्या था? सेंड्रोकोटस। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पोलीब्रोथा। सोना निकालने वाली चीटियों का इसमें जिक्र किया गया है। दास प्रथा उस समय थी, बट इसमें बताया गया कि नहीं थी। अगर इसके थ्रू पूछे मेगास्थनीज के अनुसार तो दास प्रथा नहीं थी। लेखन कला का अभाव था और भारत में अकाल नहीं पड़ता था। ये इसमें कुछ विवरण दिए गए हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां थी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। एक दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। कौन सा सिद्धांत है? सप्तांग। सप्तांग में कौन कौन आएंगे? राजा शीश का समान, अमात्य राज्य की आंखें हैं, जनपद राज्य की जंघाएं, दुर्ग राज्य की भुजाएं, कोष है राज्य का मुख, दंड है राज्य का मस्तिष्क और मित्र है राज्य का कान। तो सप्तांग सिद्धांत ये रहा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस कहाँ का शासक था? सीरिया का। 3 वस्तुएं मंगवाई थी, एक मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। तो इसने क्या किया था? मीठी मदिरा भेजी थी और सूखी अंजीर भेजा था, बट एक दार्शनिक की मांग जो किया था ये नहीं भेजा था सीरिया के शासक ने। ये याद रखिएगा। कौन है? एंटियोकोस। अशोक का शासनकाल है 273 से 232 ईसा पूर्व तक, और इनकी माता का नाम है सुभद्रांगी। पिता का नाम बिंदुसार। प्रचलित नाम है इनका देवना नाम पियदसी। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था, राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद। अभिलेख की भाषा प्राकृत है। अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी, खरवष्टी, अरामिक और यूनानी। अशोक का नाम उल्लेख्य है। मस्की में है, गुर्जरा में है, नेतुर में है। उदय गोलम अभिलेख में इसका नाम अशोक दिया हुआ है। अशोक के अभिलेख का विभाजन। तो शिलालेख कितने हैं? दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है। दीर्घ शिलालेख की संख्या कुल 14 है। ये 10 स्थानों से प्राप्त हुई है। स्तंभ लेख है 7। कौन कौन कहाँ से मिला है? लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग और संकिसा से 14 दीर्घ शिलालेख हैं। इसका हम देखेंगे क्योंकि इसके विषय इंपॉर्टेंट है, विषय देकर दे देगा कि किस किस शिलालेख में है। तो पहले में जीव हत्या का निषेध है, द्वितीय में चोल,
पांड्या, सतीपुत्र, केरलापुत्र, त्रामपर्णी, यवन राजा, एंटीओक और उसके पड़ोसी के राज्यों में मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा। तो ये जो राज्य हैं ये इंपॉर्टेंट है, किसमें इनका उल्लेख है? सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में भी है, और एक जगह है 13 में भी है। तो ये आ जाता है कि सेकंड और 13 याद रखिएगा। दूसरा और 13वां में है कि 13वां में कलिंग विजय भी है और 5 यवन राजाओं का उल्लेख है, और ये है चोल, पांड्या, सतीपुत्र, केरलापुत्र का उल्लेख किसमें है? तो ये 13 में भी है और द्वितीय में भी है। थर्ड में है युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति। फोर्थ में है भेरी घोष, धम घोष में बदल गया। फिफ्थ में है राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम महामात्रों की नियुक्ति। 6 में है प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश। 7th में है सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। 8वें में है अशोक द्वारा धम यात्राओं का प्रारंभ। 9 में है धम मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित। 10th में है धम नीति की श्रेष्ठता पर बल। 11 में धम दान का उल्लेख। धार्मिक सहिष्णुता पर बल किसमें है? 12 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 12 वाला इंपॉर्टेंट है। धार्मिक सहिष्णुता पर बल। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में है, तो ये 13 में है। ये जो राजा है इनका भी है। और 14 में है सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप। तो इंपॉर्टेंट है कौन कौन? 14 वाला इंपॉर्टेंट है, 13 है, 12 ये इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे 14 दीर्घ शिलालेख है, इसका प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ है और अभी कहाँ पे है ये? तो गिरनार से मिला है, ये जूनागढ़ गुजरात में है। शाहबाजगढ़ी ये पेशावर पाकिस्तान में है। धौली ये कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। जौघड़ है गंजाम उड़ीसा में। कालसी ये देहरादून में है उत्तराखंड में। सोपरारा ये ठाणे महाराष्ट्र में है। मानसेहरा है हाजरा पाकिस्तान में। एरगुड्डी है कुरनूल आंध्र प्रदेश में। कंधार है अफगानिस्तान में। और सन्नती है गुलबर्गा कर्नाटक में। 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यौवन राजा जो अभी हमने देखा, वो 5 यौवन राजा कौन कौन से हैं? तो पहला है मिस्र, एपिरस, मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय का उल्लेख है। एपिरस का अलेक्जेंडर का उल्लेख है। साइरिन, मैगस का उल्लेख है। मेसिडोनिया एंटीगोनस गोनाटस का उल्लेख है। और सीरिया का एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। मौर्य प्रशासन की इकाई कौन कौन सी है? तो सबसे ऊपर है साम्राज्य, फिर है प्रांत उपराजा द्वारा नियंत्रित, मंडल आता है, फिर आहार या विषय आता है, स्थानीय आता है, फिर द्रोणमुख, खावर्टिक, संग्रहण, और सबसे नीचे सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्राम। महत्वपूर्ण पदाधिकारी इनके टाइम में कौन थे? तो कृपयाध्यक्ष ये है, कुप्याध्यक्ष ये वन विभाग का अध्यक्ष है। सीताध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होते थे। विविताध्यक्ष ये चारागाहों व पशु सुरक्षा के अध्यक्ष थे। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष थे। पंड्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष थे। पौतवाध्यक्ष ये माप तौल विभाग के अध्यक्ष थे। लक्षणाध्यक्ष ये टकसाल के अध्यक्ष थे। और अकराध्यक्ष ये खान विभाग का अध्यक्ष होते थे। तो ये सीताध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ये कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था, जिनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। प्रधानमंत्री पुरोहित बोलते थे। युवराज को राजा का उत्तराधिकारी बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट। समाहर्ता किसको बोलते थे? राजस्व मंत्री को। सानिधाता ये कोषाध्यक्ष को बोलते थे। सेनापति सैन्य मंत्री को। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालयों के जो न्यायाधीश थे उसको बोलते थे। व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश, देखिए दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश को व्यवहारिक बोलते थे, और फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश इनको प्रदेष्टा बोलते थे। दंडपाल सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला को दंडपाल। सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला अंतपाल था। उद्योग मंत्री कर्मातिक था। देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला दुर्गपाल। नगरों की व्यवस्था का प्रमुख नागरक। राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला प्रमुख प्रशासता। राजप्रसादों का अधिकारी ये देवारिक था। राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख अंतर्वर्षिक था। वन विभाग का प्रमुख कौन था? आटविक था। मंत्री परिषद का प्रमुख मंत्री परिषद अध्यक्ष था। और सेना का संचालन करता कौन था? नायक था। इस टाइम पे प्रमुख कर कौन कौन थी? तो गांव पे कर पिंड कर, भूमि कर भाग, बलि था धार्मिक उपकर, आपातकालीन कर प्रणय, नकद कर हिरण्य, बेगार कर विष्टि, सिंचाई कर उदयक, और सैनिकों का शुल्क गुल्म देय। गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण व मरम्मत से संबंधित प्रांतपति व शासक कौन है? तो इससे रिलेटेड कौन है? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिनका नाम उसमें उल्लेख है पुष्यगुप्त का। अशोक है तुपास्प, रुद्रदामन है सुविशाख, और सकंदगुप्त है चक्रपालित। तो ये चारों सुदर्शन झील से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और सकंदगुप्त। संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? चोल, चेर और पांड्य। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया है। 3 संगम का आयोजन किनके? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। प्रथम कहाँ हुआ था? मदुरई में, और अध्यक्ष थे
अगस्त ऋषि, और इसमें संकलन हुआ था। वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जो भी संकलित किया गया था। द्वितीय हुआ था कपाटपुरम में, और इसके भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। फिर बाद में तोल्कोपियर थे। एकमात्र ग्रंथ इससे उपलब्ध है, कौन? तोल्कोपियम। तृतीय हुआ था मदुरई में, और इसके अध्यक्ष थे नकरीर, और कई ग्रंथ इसके उपलब्ध है। तो ये याद रखिएगा, पहले और दूसरे का अध्यक्ष कौन है? अगस्त ऋषि है, और दूसरे में ये भी है, तोल्कोपियर भी है, और जो तोल्कोपियम लिखे हैं वो तोल्कोपियर ने ही लिखा हुआ है। इसमें प्रशासनिक विभाजन हम देखेंगे तो प्रांत को बोलते थे मंडलम, कमिश्नरी को बोलते थे कोट्टम अथवा वलनाडु, जिला को नाडु बोलते थे, ग्राम संघ को कुर्रम बोलते थे, और सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम सभा, और सबसे बड़ी इकाई मंडलम प्रांत था। महत्वपूर्ण ग्रंथ व लेखक इसके देखेंगे जो भी संगम पीरियड का है, वो है शीलापादिकरम, ये कौन लिखा हुआ है? इलांगो ऑडिगल ने लिखा हुआ है। मणि मेखलाई, ये कौन लिखा है? शीतले सतनाथ ने लिखा है। जीवक चिंतामणि, ये कौन लिखा है? तिरु तकदेवर। तोल्कोपियम कौन लिखा है? तोल्कोपियर ने लिखा है। और कुरल कौन लिखा है? थिरुवल्लुवर ने लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट गुप्त वंश। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया है, और इसके संस्थापक कौन से? श्रीगुप्त। फिर आते हैं घटोचक, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी का नाम क्या है? कुमार देवी। 4th नंबर पे समुद्रगुप्त हैं, इनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी। 5वें नंबर पे कांच या रामगुप्त हैं। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, इनकी पत्नी का नाम ध्रुवा देवी या और कुबेर नागा है। कुमारगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी का नाम अनंत देवी है। फिर सकंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, और सबसे लास्ट में कौन है? विष्णुगुप्त। तो लास्ट शासक गुप्त वंश के कौन है? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन पीरियड है 319 से 335 तक, और इन्होंने सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक यही है। एग्जाम में आता है कि सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम है, और गुप्त संवत की इन्होंने ही शुरुआत किया था 319 ईस्वी में। समुद्रगुप्त की देखा जाए तो 335 से 375 ईस्वी तक। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया हुआ है। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के पे किसके? अश्वमेध प्रकार के। और इनको उपाधि दी जाती है भारत का नेपोलियन। कौन कहा था? विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक, ये मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध है इनसे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। और समकालीन चीनी यात्री कौन था? फायान इनके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के। और रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक यही है। कौन है? रजत मतलब सिल्वर सिक्का जारी करने वाला यही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। कौन कौन थे? कालिदास कवि व लेखक थे। धन्वंतरी ये चिकित्सक थे। शंकु वास्तुकार थे। वराहमिहिर ये खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड है। वराहमिहिर। घटकरपर ये कूटनीतिज्ञ हैं। बेताल भट्ट हैं, जादूगर हैं। अमर सिंह ये कोशकार हैं। और छप्पड़क ये फलित ज्योतिष है। वर रुचि ये व्याकरण करता है। तो ये सारे नवरत्न। सकंदगुप्त ने हुरों को अंतिम रूप से पराजित किया। एग्जाम में आता है कि अंतिम रूप से हुरों को कौन पराजित किया था? तो सकंदगुप्त ने ही किया था। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख हम देखेंगे। कुमारगुप्त के शासनकाल में, इन्हीं कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय। इनका है धनदेह त्रामपत्र है राजशाही बांग्लादेश में। बेग्राम त्रामपत्र है, ये भी बांग्लादेश में है। दामोदर त्रामपत्र ये भी बांग्लादेश में है। वत्स भट्टी रचित मंदसौर अभिलेख प्राचीन मालवा से रिलेटेड है। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज में है। करमडंडा अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश में है। मनकुंवर अभिलेख ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। सकंदगुप्त के टाइम में जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात में है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। सुपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश में है। एरण अभिलेख सागर मध्य प्रदेश में है। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई कौन कौन है? तो सबसे पहले भुक्ति भोग प्रांत इसको बोलते हैं। इसके प्रमुख कौन है? उपरीकर या भोगपति। फिर विषय आता है, जिला को विषय बोलते हैं, इसके प्रमुख विषयपति। फिर बीथी आता है, नगर को बीथी बोलते हैं, इसके प्रमुख बीथी मतर। फिर लास्ट में गांव आता है, ग्राम, इसको ग्रामिक बोलते हैं प्रमुख को। क्रय विक्रय इकाइयाँ क्या थी? स्वर्ण का सिक्का को दिनार बोला जाता था। चांदी के सिक्के को रूपक बोलते थे। तो रूपक रुपया मतलब चांदी का, और दिनार सोने का। तांबे के सिक्के को मासक बोलते थे। कालिदास की रचना, ये कालिदास की रचनाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? रघुवंश है, महाकाव्य है। ऋतु संहार ये खंड काव्य है। मेघदूत ये भी खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये क्या है? नाटक है। विक्रमो वर्षीय ये भी नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम ये भी नाटक है। और कुमार संभव ये महाकाव्य है। भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये किस जिले में? ललितपुर यूपी में है।
भूमरा का मंदिर ये नागौद में है मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये महासमुंद छत्तीसगढ़ में है। वर्धन वंश का देखेंगे, संस्थापक कौन था वर्धन वंश का? पुष्यभूति। और इसके प्रमुख शासक कौन है? हर्षवर्धन है। पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय। इसमें सबसे प्रमुख कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल क्या था? 606 से 647 ईसा पूर्व, 47 ईस्वी तक है। 606 से 647। पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, उपनाम ये शिलादित्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राजा को शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं? तो हर्षवर्धन। उपाधि सकलोतर पथनाथ भी इनको बोलते हैं। रचनाएं, इन्होंने 3 रचनाएं लिखी है। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज या महोदय श्री भी बोलते हैं। पहले थानेश्वर थी, फिर थानेश्वर से ट्रांसफर करके कन्नौज आ गया। ये होल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा था। तो ये होल अभिलेख में है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा था। चीनी यात्री वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के टाइम में ही आया था। कब? 629 से 645 के बीच। यात्रा विवरणी इसने लिखा है वेन सॉन्ग ने, CU की नामक ग्रंथ। और हर्ष की राजधानी उस समय कहाँ थी? कन्नौज में आगमन इसका हुआ था। 636 ईस्वी में आया था ये कन्नौज में। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश क्या था कि दक्कन में वाकाटकों के पश्चात बदामी या बतापी के चालुक्य सत्ता में आए। बदामी के चालुक्य कौन कौन थे? वेंगी के चालुक्य, इसके संस्थापक हैं विष्णुवर्धन प्रथम। कल्याणी के चालुक्य, इसके संस्थापक है तैल द्वितीय। और बदामी के चालुक्य जो संस्थापक है वो जय सिंह। वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। एग्जाम में आ जाए संस्थापक तो जय सिंह और वास्तविक संस्थापक तो पुलकेशिन प्रथम। देखेंगे पल्लव वंश साउथ इंडियन के, तो इसके संस्थापक कौन है? सिंह वर्मा। और कुछ इतिहासकार बप्पदेव को मानते हैं, तो ये याद रखिएगा बप्पदेव या सिंह वर्मा। राजधानी पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची में। अंतिम शासक इसका था अपराजित वर्धमान। प्रमुख पल्लव शासक देखते हैं तो सिंह विष्णु किराती अर्जुनिया के लेखक भारवी दरबार में था। किरात अर्जुनिया के जो लेखक हैं भैरवी ये इनके दरबार में थे, सिंह विष्णु के दरबार में। महेंद्र वर्मन प्रथम ये काश्म मंदिर निर्माण की शुरुआत इन्होंने किया। और संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन की रचना की। ये याद रखिएगा, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। फिर आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, ये 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया और वातापी कोंड तथा महामल की उपाधि धारण की। वातापी कोंडा की उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। और महाबलीपुरम मामलापुरम के रथ मंदिर का शुभारंभ इसी ने किया था, बनवाना स्टार्ट किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय मंदिर निर्माण की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। 10 कुमार चरित्र के जो लेखक है डांडिन, इन्हीं के दरबार में था। डांडिन जो था नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में था। फिर देखते हैं चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय। राजधानी तंजौर है, बाद में गंगे कोंड चोलापुरम हो गई। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में है। प्रमुख चोल शासक कौन कौन है? तो परांतका वन है, पल्लवों का पूर्ण अनुमूलन किया, मतलब पल्लवों को पूरा हराया इन्होंने। और इन्होंने उपाधि धारण की मदुरई कोंडा। 949 ईस्वी में तकोलम का युद्ध हुआ। तकोलम का युद्ध कब हुआ है? 949 में। किसके किसके बीच हुआ था? राष्ट्रकूट कृष्ण 3 से हुआ था इसका। राष्ट्रकूट कृष्ण 3 और परांतक के बीच में हुआ। किसका हुआ? PR से हुआ है, पल्लवा वर्सेज राष्ट्रकूट। और जिसमें परांतक वन पराजित हुआ, मतलब पल्लवा पराजित हुए, राष्ट्रकूट जीत गए, कृष्ण 3। राजा राजवन तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर इन्होंने बनवाया है। राजेंद्र वन गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगे कोंड की उपाधि धारण की। कौन? राजेंद्र वन ने। गंगे कोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया राजेंद्र वन ने। कुलोतुंग टू चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। कौन? कुलोतुंग टू। चोल प्रशासन की विशेषता है कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता इसमें थी। ग्राम प्रशासन चोल प्रशासन में गांवों की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना की, जिसे वरियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वरियम, गांवों की गतिविधियों के लिए। प्रमुख समितियां हैं तालाब समिति, एरी वरियम, तोट वरियम, उद्यान समिति है। उदासीन वरियम कौन है? विदेशियों की देखरेख हेतु। और स्वर्ण समिति कौन है? पोन वरियम का है। भारत समाप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सारे फैक्ट हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 1-2 बार आप देखिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।